हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को जिस चीज़ का इंतजार था वो चीज़ आपको मिल गया है, यानी बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर को जारी कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में हम लोग जो आपका एसएसटी यानी सोशल साइंस का जो मॉडल सेट है, सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट है, उसका हम लोग जो भी प्रश्न इसमें है उसको हम लोग बिल्कुल ही उसका सही सही उत्तर जानेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए सेम आपको ऐसा ही आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में यहाँ 2022 देख सकते हैं लिखा है एनुअल, आप जाएंगे देने के लिए तो सेम आपका ऐसा ही पेपर मिलेगा। इसमें आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे 45 मिनट और आपका पूर्णांक कितना होगा तो 80 नंबर का पूरा पेपर होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है, ये बात आप भी जानते हैं। चलिए इसका हम लोग जितने प्रश्न हैं उतना प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं और इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को आप लोग पढ़ लेंगे। मॉडल सेट आप लोग डाउनलोड किए भी होंगे, हमने आपको बताया था कि कैसे डाउनलोड करना है। अब देखिए चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रश्नों को देखते हैं। जो भी आपका प्रश्न है उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे और इस प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि आप लोगों को मालूम चले कितना आप लोगों का सही हो रहा है, कितना गलती हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपका पहले चालू हो रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चालू हो रहा है और यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिया गया है। इस निर्देश को हम लोग को ध्यान से पढ़ लेना है ताकि आप लोग फाइनल एग्जाम में जाए बैठने के लिए तो वहाँ पर आपको फिर इसे पढ़ना ना पड़े, ताकि आपको वहाँ पर समय बच जाए। तो अभी इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। लिख रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 40 प्रश्नों को उत्तर देना है, यानी आपको 80 प्रश्न रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव, उसमें से आपको 40 प्रश्न है, 40 प्रश्नों का जवाब देना है। कितना आसान है आप देख सकते हैं। चलिए इसका देखते हैं प्रश्न हम लोग, और प्रश्नों का आप लोग को जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है और देखते हैं कि कौन स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर इसका जवाब दे पाता है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है, प्रश्नों को हमने बार बार आपको कराया हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। कितना शानदार प्रश्न है, ओ तो दिल खुश कर दिया भाई। तो क्या होगा आपका कॉलोन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत लोगों का जवाब आया ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका सेकेंड सवाल है, यहाँ पर इसका जवाब लगाइए। काफी शानदार प्रश्न है, बोलिए इसका आंसर क्या होगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको चारों ऑप्शन। व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास्ट, बोलिए कब पास्ट किया गया यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा। बहुत शानदार जवाब आप लोग का आ रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया। काफ़ी शानदार, बहुत अच्छा आप लोग का कमेंट में जवाब आ रहा है। ऐसा ही आप लोग को तैयारी करना है आपको फाइनल एग्जाम के लिए। इस जितने भी प्रश्न यहाँ पर है आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है और पूरा का पूरा इस प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। देखिए प्रश्न है आपका ये तीसरा प्रश्न है, बोल रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी। यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आपके यहाँ पर ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित नेहरू। बोलिए कमेंट में कमेंट कीजिए, फास्ट में कमेंट कीजिए। बहुत शानदार, बहुत लोग का जवाब आना चालू हो चुका है जो कि सही है। ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है यहाँ पे कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। काफ़ी शानदार प्रश्न है और बहुत बार प्रश्न ये पूछा भी गया है, हमने आपको इस प्रश्नों को बताया भी है और प्रश्न यही आपके यहाँ पर मॉडल पेपर में दिया भी गया है। बोलिए क्या होगा यहाँ पर। गरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर और मेजनी। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका था, तो बिस्मार्क था। तो 4 के ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। जिनका ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग तैयारी बहुत अच्छा किए हो। देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है, ऐसा अगर जिस प्रकार से आप लोग कमेंट आ रहा है और ऐसा आप लोग तैयारी अगर ऐसा ही आप लोग और आपको
1.5 महीना और आपका समय है, इतना दिन मेहनत कर देते हैं तो पूरा आप एग्जाम में फोड़ कर आओगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन बना करके आओगे। बोल रहा है 5 नंबर सवाल कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज के स्थापना किसने किया? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिनका ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर 5 के सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत खूब, बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है। बोल रहा है कि बताइए कि पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? काफी शानदार प्रश्न जिसका ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। 1929 लाहौर इस पर पारित किया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 6 का ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफी शानदार प्रश्न आपके दिया गया है मॉडल सेट में, आप देख सकते हैं। आपका 7वां प्रश्न है। बोल रहा है बताइए कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। भारत में सूती वस्त्र के प्रथम मिल कब खोली गई? काफी शानदार प्रश्न है। आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं, मद्रास, बंबई, कलकत्ता, सूरत। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? काफी शानदार जवाब, बहुत लोगों का आंसर आना चालू हो चुका है। तो काफी शानदार, बहुत अच्छा ऑप्शन बी जिनका आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी, बंबई में सूती वस्त्र को खोला गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए 8वां क्वेश्चन है। बोल रहा है कि बताइए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? AITUC का इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताना है। ऑप्शन आपकी आंखों के सामने स्क्रीन पर। बोलिए क्या होगा? कमेंट कीजिए। बिल्कुल शानदार जवाब, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी जिनका आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? बोलिए आंसर, बोलिए इसका फटाफट जवाब दीजिए। बहुत शानदार, ऑप्शन बी निक्सन था। कौन था? निक्सन। तो 9 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10वां प्रश्न देखते हैं। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? किसे प्रधानमंत्री बनाया? ठीक है, क्या आंसर होगा बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? काफी शानदार जवाब। और यहाँ पर काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये बिल्कुल शानदार, जिनका ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। काफी शानदार, गजब हो गया भाई। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने आ गया है। बोल रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? हो कितना शानदार प्रश्न है भाई, बताओ जल्दी जल्दी इसका बताओ आंसर। काफी शानदार, बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए 12 नंबर। बोल रहा है कि नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुई? NEP कब लागू हुई? काफी शानदार सवाल, बोलिए कब लागू हुआ? When did the new economic policy come into force? बताइए कब यहाँ पर लागू किया गया? ऑप्शन क्या होगा? काफी शानदार, काफी सही, ऑप्शन सी जिनका यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया? तो आपके 1921 में लागू किया गया। किसने लागू किया गया? किसके द्वारा लागू किया गया? रखिएगा, कौन किया था लागू? तो लेनिन ने। कौन किया था? लेनिन ने। कितना में किया था? 1921 में। लेनिन का मृत्यु कब हुआ? तो 1924 में। तो यही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ? तो 1924 में हुआ था। लेनिन ने कौन नीति लगाया? तो नई आर्थिक नीति। कितना में लगाया? 1921 में। काफ़ी शानदार, बहुत खूब। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बोल रहा है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपका हंटर कमीशन, साइमन कमीशन, सर्जेंट कमीशन, ली कमीशन। बोलिए यहाँ पर किताब के अंदर से प्रश्न को पूछा गया है, देख सकते हैं आप। ये प्रश्न आपके किताब के अंदर से पूछा गया है। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, आपकी साइमन कमीशन हो जाएगा। ऑप्शन बी जिनका आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? काफी शानदार प्रश्न। अच्छा सर देखिए यहाँ पर एक देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, किसी 50 को ही सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन को आप लोग का आंसर नहीं मालूम है, तो आप लोग घबराइएगा मत कि हमें उसका आंसर नहीं मालूम है। आपको 5-10 प्रश्न 50 प्रश्न याद नहीं है, 50 प्रश्न याद है तभी तो सही है ना। मैंने कहने का मतलब कि 50% ही आपको जवाब देना है। मैंने कि यहाँ पर SST में आपका 80 क्वेश्चन रहेगा तो केवल 40 को ही आपको कैंसिल करना है। और 40 प्रश्नों को आपके आंसर मालूम है तभी ठीक है, नहीं मालूम है तभी ठीक है। हम लोगों का मतलब किससे है? तो 40 से मतलब है। 40 को सही करके आना है, ठीक है।
तो आप लोगों को कोई आंसर आपका किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं मालूम होगा तो आप लोग टेंशन मत होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस प्रश्नों को छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर तो इस मॉडल सेट में मैं पूरा लाइन बाय लाइन कराऊंगा, लेकिन आप लोग को वहाँ पर एग्जाम में बैठना है तो जो आपको प्रश्न पूरा कॉन्फर्म है, मान लीजिए कि हमको 14 नंबर नहीं आता है तो 14 छोड़ देंगे, 15 बनाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपको कॉन्फर्म होगा उसी को बनाना है। तो 14 के आंसर क्या हो जाएगा, तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, तो यहाँ पर यंग इंडिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोल रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो सबको मालूम है, हमने आपको बहुत बार बताया है, बाइबिल का, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है, अशोक जो है उसका अभिलेख किस लिपि में है, तो याद रखिएगा ब्राह्मी, ब्राह्मी में क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग, देखिए काफी शानदार प्रश्न है ये। बोल रहा है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, बंगाल विभाजन कब किया गया, ये आपका अलग क्वेश्चन हो गया, और कब वापस लिया गया ये आपका अलग क्वेश्चन हो गया। तो देखिए जो वापस लिया गया वो 1911 में लिया गया, कितना में लिया गया, 1911 में, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जिसका आ रहा है काफी शानदार जवाब। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काफी शानदार काफी लाजवाब सवाल यहाँ पर आ गया आपके सामने, इसका जवाब लगाइए, इसका जवाब लगाइए आप लोग फटाफट से। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया है, बताइए यहाँ पर, यहाँ इसका मतलब है कि रूस में कृषक दासप्रथा का अंत कब हुआ। ठीक है, वहाँ पर गलत टाइप हो गया, बोलिए क्या आंसर होगा, काफी शानदार जवाब ऑप्शन ए, 1861 में खत्म किया गया था, काफी अच्छा, 18 का ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए काफी शानदार सवाल है, बोल रहा है कि मजदूर दिवस जो मनाया जाता है किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, यानी कौन सम्मेलन है जिसमें 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। आपके ऑप्शन चारों सामने हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा, काफी शानदार द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिनका ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर सवाल आपके सामने है, बोल रहा है हो ची मिन्ह की सरकार थी, हो ची मिन्ह की सरकार थी, बोले बताइए आप लोग, इसका ऑप्शन जो भी मैं प्रश्न आपको बोल रहा हूँ ना, तो आपको आंसर मालूम है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो 20 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर वियतनाम में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, काफी शानदार प्रश्न है, जो कि बोल रहा है प्रश्न कि बताइए कि वार एंड पीस किसकी लिखी हुई है, वार एंड पीस किसकी रचना है। काफी शानदार प्रश्न, काफी लाजवाब प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है ये। आपका तो 21 का सवाल ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका ऑप्शन बी आ रहा है, काफी शानदार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, बोलिए यहाँ पर बोल रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो याद होना चाहिए आप लोग को 1991 में क्या हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था, जिनका ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, आपका 23 नंबर प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि पटना में अजीमाबाद का नाम किसने दिया, पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया, पहले पटना का नाम अजीमाबाद था, तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, अजीम उस शांत ने ही कहा गया था, उसका पटना को अजीमाबाद नाम रख दिया था, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि पाटलिपुत्रम नगर की स्थापना किसने की, यानी पाटलिपुत्रम का नगर की स्थापना किसने किया था, तो पटना को ही पाटलिपुत्र कहा गया। ठीक है, तो 24 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी, अजात शत्रु ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोल रहा है बताइए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। काफी शानदार प्रश्न, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न, यह प्रश्न आपके इस मॉडल सेट में भी है। बोलिए, लगाइए इसका आंसर क्या होगा, लगाइए फटाफट आंसर, एकदम आग लगा देना है, आग लगा देना है पूरा आपके एग्जाम में। कहने का मतलब पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। ठीक है, यानी जितना पूछा जितना हमको बनाना है, यानी 40 का 40 करके आना है। ठीक है, तो 25 से क्या होगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी आपका संगठन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 का ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 26 नंबर, काफी शानदार प्रश्न, बोल रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो सबको मालूम होगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, तो 26 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 देखिए, प्रश्न है उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, किसका स्वामित्व होता है, ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, इनमें कोई नहीं, तो 27 के आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
पूंजवादी अर्थव्यवस्था पर क्या होता है, निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। तो इसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। तो देखिए आपका क्षेत्र कई होता है, 3 क्षेत्र होता है। कृषि क्षेत्र होता है जिसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो गैस और बिजली किस में आएगा, तो उद्योग में आएगा, उद्योग में आएगा, क्योंकि गैस और बिजली उद्योग से बनते हैं। तो उद्योग किस में आता है, तो उद्योग आपका आता है द्वितीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। जिनका ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि बंगाल की मुद्रा क्या है। तो सबको मालूम है, सबको मालूम है, टका है, टका है, टका, ले टका, ले टका, ले टका। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। बंगाल के जो मुद्रा है क्या है, टाका, काका, काका, टाका। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है, किस देश से है बताइए। 30 के अंदर ये बुक के अंदर से पूछा गया प्रश्न ये। तो जो बुक को बहुत बारीकी से पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का, बांग्लादेश से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 31 है, बोल रहा है प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। तो जो प्राथमिक कृषि साख समिति होता है वो किसानों को अल्पकालीन ऋण को प्रदान करती है। तो 31 का ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये चालू किया गया था 1989, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 32 का। जिनका ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन की रोजगार देने की गारंटी है। तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन आपका डी होगा। 100 दिनों को गारंटी ली जाती है, 100 दिन के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। 34 देखिए, बोलिए इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को मालूम होगा। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है। काफ़ी शानदार, आप लोग को यही मालूम होना चाहिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लगाया गया था, तो 1886। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है। तो 34 के आंसर आपका बी हो जाएगा, 35 राज्य आयोग है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का। 35 प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था। बोलिए, राष्ट्रीय आय समिति, कृषि समिति, विकास समिति, कर समिति। तो 35 के आंसर आपका सही वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि उपभोग व्यय और बचत, उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है। ध्यान देखिए, जितना हम उपभोग किए, जितना व्यय किए हैं और जितना बचा है उसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा आय बन जाएगा, कुल आय बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन 36 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला प्रश्न है, बोलिए निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। इसका आंसर दीजिए, सभी लोग इसका जवाब दीजिए। बोलिए क्या होगा, 37 का आंसर क्या होगा। काफी शानदार जवाब, ऑप्शन डी, इनमें सभी होगा। उत्पादन भी होगा, व्यय भी होगा, आय भी होगा। ये सब क्या होगा, आपका चक्रीय प्रवाह है। यहाँ पर आर्थिक आय का क्या है, चक्रीय प्रवाह, उत्पादन, व्यय और आय। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 37 का। 38 देखिए, 38 प्रश्न बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम लगाया था, और कब लगाया था, तो आपके 1868 में लगाया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 38 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 क्या है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। इनमें कौन जो है सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। तो याद रखिएगा, अनिवार्य सदस्यता जो है आपका सहकारिता के मूल तत्व नहीं होता है। आपका ये तीनों होता है, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी, तीनों आपका याद रखेंगे भी। देखिए आप लोग को याद रखना है कि जनतंत्रात्मक आधार, नैतिक तथा सामाजिक तत्व और ऐच्छिक सदस्यता, ये तीनों होता है। और यहाँ पूछा है ये कौन नहीं होता है, तो आपका ये हो जाएगा अनिवार्य सदस्यता नहीं होता है। ठीक है, 14 नंबर देखिए, बोल रहा है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। बोलिए इसका आंसर क्या होगा, वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संचार। बोलिए क्या होगा 40 के आंसर। काफी शानदार जवाब लोग
आने लगा है। ऑप्शन सी जो स्वास्थ्य है वो क्या है, गैर आर्थिक संरचना नहीं होता है। ठीक है, वित्त जो ऊर्जा है आपका संचार ये होता है और स्वास्थ्य आपका नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आप लोग को मैं देखिए मैं फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 41 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नागरिक शासन व्यवस्था से क्या है, संबंधित नहीं है। तो 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो याद रखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है ये। यहाँ पर एक नगर निगम में जो वार्डों की संख्या है वो आपके होगा कितना? तो आपके 72 हो सकता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करते रहिए, जो भी आपको मालूम है कमेंट करते रहिए आप लोग। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आप लोग को पढ़े होंगे जो आपका चिपको आंदोलन जो है क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेपाल में सबदलीय गठबंधन क्यों किया गया? सबदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो 44 का ऑप्शन ये होगा, लोकतंत्र की स्थापना हेतु क्या कर दिया गया था, सबदलीय व्यवस्था किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन बड़ा हो गया इधर आओ, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की रे भाई? तो यहाँ याद रखिएगा 45 का ऑप्शन सी काशीराम आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दल बदल कानून लागू होता है, किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा सांसदों और किस पर, विधायकों पर दल बदल कानून को लागू होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? कब अलग हुआ? तो सबको मालूम है, ये काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो आपके 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, झारखंड था वो बिहार से अलग हो गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 बोल रहा है, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? इनमें कौन जो है संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका, ये लिखित संविधान का ये क्या है, ये विशेषता है, लेकिन कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका नहीं है, एकाधिकार शासन व्यवस्था नहीं होता है। तो इसका 48 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपका होता है 543। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 49 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 50 प्रश्न बोल रहा है कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, पहले मैंने जो बांग्लादेश अभी हम लोग बोलते हैं उस पहले किस नाम से जाना जाता था? तो 50 के अंतर आपका सी हो जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था आपको बांग्लादेश को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ? तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी हो जाएगा, 1958 में इसका स्थापना किया गया। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज इंडिका का क्या है, लेखक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट करना मत छोड़िए आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? बोलिए, चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, कौन होगा बताइए? काफ़ी शानदार जवाब, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो भारत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, बोल रहा है कि आग सान सू की किस देश के नागरिक है? या किस देश के नागरिक है? काफ़ी अंदर से पूछा गया प्रश्न, काफ़ी आपके बुक के अंदर से पूछा गया था। 54 का आपके आंसर क्या हो जाएगा? आपके म्यांमार हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिमाण क्या होता है? तो क्षेत्रवाद होता है उसके भावना के कुपरिमाण होता है, अलगवाद होता है। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर बोल रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 बोल रहा है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो काफ़ी शानदार जवाब, सितंबर 1987 को अपनाई गई थी। 58 देखिए प्रश्न बोल रहा है, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? सबसे अधिक वन वाला देश कौन है? तो आपका क्या हो जाएगा? ब्राजील नहीं, रूस होगा। देखिए रूस सबसे अधिक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है।
तो सबसे अधिक जो वन वाला कौन देश है आपका, रूस है। और सबसे घना कहेगा तो क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका 58 का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, ह्यूमस की मात्रा काफ़ी कम होती है यहाँ पर, तो 59 का आपका ए हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा कम होता है। ठीक है, 60 देखिए, बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है। तो आप लोग ये प्रश्नों का जवाब आप लोग को मालूम होगा, डीगा बोई, ऑप्शन ए का हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 60 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है इनमें से कौन रोपण फसल है, इनमें कौन रोपण फसल है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका चाय दिया, रबड़ दिया है, गन्ना दिया है, इनमें से सभी। तो 61 का क्या हो जाएगा आपका, इसमें जवाब आपका डी हो जाएगा, क्योंकि सभी क्या है आपके सभी रोपण फसल है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी। तो 1991 में जीवन रेखा रेल चलाई गई थी, काफ़ी शानदार साल, इसको आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए, बोल रहा है कांवर झील कहाँ पर है, कांवर झील कहाँ पर है। तो आपका ये बेगूसराय में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोल रहा है किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, केरल, उड़ीसा। तो 64 का क्या हो जाएगा आपका, उड़ीसा हो जाएगा, इसको उड़ीसा में पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है, बताइए। 65 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम, अवरक, आपका प्राकृतिक गैस। तो कोयला नहीं होगा, आपके पेट्रोल भी नहीं होगा, पेट्रोल से गैस निकलते भी नहीं होगा, कौन होगा आपके अपरक होगा, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होता है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, बोल रहा है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वो का वन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 66 के आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन पश्चिम बंगाल में क्या है, सबसे अधिक वन है, मैंग्रोव वन है। आगे बोल रहा है कौन कोयला घटिया किस्म का है। तो याद रखिएगा जो आपके जो पीट कोयला होता है क्या होता है, घटिया किस्म का होता है। आपके 67 के आंसर डी हो जाएगा। और सबसे अच्छा कोयला कौन होता है, तो एंथ्रासाइट होता है। तो यहाँ पर पूछ रखा है सबसे खराब कोयला यानी घटिया कोयला कौन होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी। तो चाय का जो खेती हुआ था वो कहाँ से शुरू किया गया था। तो असम से, सबको मालूम होगा, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। तो 69 का ऑप्शन ए हो जाएगा, धात्विक खनिज है। आपका क्या है, ये धात्विक खनिज है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है। 70 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तारापुर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है कोडरमा का संबंध किस खनिज से है। कोडरमा जो है उसका संबंध किससे है, अबरक से, तांबा से, सोना से, लौह यक्ष से। तो कोडरमा जो है किससे संबंधित है, आपका अबरक से है। तो 71 का आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है किस देश में ओपेक के किस सदस्यता त्याग दी, किस देश ने ओपेक की सदस्यता क्या कर दी थी, त्याग कर दी है। तो इसका आंसर क्या होगा, कतर ने क्या किया है, ओपेक के सदस्यता को त्याग कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है बोला इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है, इनमें कौन जो है जूट का क्या है अग्रणी सबसे आगे है। तो अपना जो भारत है क्या है, जूट का अधिक खेती होता है। तो भारत क्या होगा, आगे हो जाएगा। 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए असवन बांध किस नदी से संबंधित है। 74 के बोलिए आंसर क्या होगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील, अमेजन। क्या होगा आंसर इसका, 74 का आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपका नील से। ठीक है, 75 देखिए बोल रहा है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। काफी शानदार प्रश्न। 75 का आंसर बोलिए क्या होगा, ऑप्शन डी, आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक नहीं है, वो मानव जनित है। ठीक है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था। विनाशकारी भूकंप से बिहार ने 1934 में क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। आप लोगों को मालूम होगा ये प्रश्नों का जवाब याद कर लीजिएगा जिनको मालूम नहीं होगा। 1934 में क्या हुआ था, विनाशकारी भूकंप आया था बिहार में। तो आपका 76 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न काफी शानदार है, बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है, ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। ऑप्शन ए से क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफी शानदार काफी हल्का हल्का प्रश्न है ये कि बाढ़ जब आएगा तो कहाँ जाना है हम लोग को, ऊंची भूमि पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भू संकलन
से अभिप्राय किया है, तो 78 का ऑप्शन डी हो जाएगा। मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, तो ऑप्शन डी, ये तीनों होता है। ठीक है, तो भू संक्रमण में क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 बोल रहा है कि आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है, तो 79 का ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, इनमें सभी हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, ऑप्शन डी इसका 79 का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, काफी शानदार क्वेश्चन आपके इस पर जरूर आएगा ये। तो 80 का जवाब आप लोग लगाइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकेरा, यहाँ पर ऑप्शन डी जिनका आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है।